Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. In today's video, we are doing chapter 9 from class 7th social science book Exploring Society, India and Beyond Part 1. The chapter is From the Rulers to the Rule, Types of Governments. We will discuss only questions that have been given in the NCERT book. Let us start. सबसे पहले आते हैं बिग क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स? अलग अलग प्रकार की कौन सी गवर्नमेंट्स होती हैं? द प्राइमरी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस्ड इन द चैप्टर आर. जो मेन गवर्नमेंट डिस्कस की गई हैं इस चैप्टर में वो है नंबर 1 डेमोक्रेसी. पावर बिलोंग्स टू द पीपल. डेमोक्रेसी में पावर लोगों के पास होती है. हु इलेक्ट देयर लीडर. जो अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं थ्रू रेगुलर वोटिंग. नियमित समय पर वोटिंग करके. इसका एग्जाम्पल है इंडिया और यूएसए. सेकंड नंबर पर है मोनार्की. अ किंग और क्वीन रूल्स. इसमें राजा या रानी का शासन होता है. And power is traditionally passed down through a royal family line. और जो पावर होती है वो फैमिली लाइन में यानी कि जो किंग था उसका बेटा या बेटी ही राजा बनेंगे. तो इस तरीके से आगे पास ऑन होती रहती है पावर. और इसके एग्जाम्पल हैं यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप. इसमें एक सिंगल लीडर होता है और या फिर स्मॉल ग्रुप, एक थोड़े से लोगों का ग्रुप होता है. होल्ड्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी. और सारी पूर्ण पावर. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट फुल पावर इस ग्रुप या एक उस लीडर के पास ही होती है. बाय फोर्स विदाउट पब्लिक कंसेंट. और ये जबरदस्ती ली हुई पावर होती है. इसमें कोई पब्लिक की कंसेंट यानी कि सलाह नहीं ली जाती. इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया. नेक्स्ट है थियोक्रेसी. गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स. इसमें गवर्नमेंट पे पूरा कंट्रोल रिलीजियस लीडर्स का होता है. यूजिंग रिलीजियस लॉज. जो कि धार्मिक नियमों के अनुसार सरकार चलाते हैं. एज द रूल बुक. ये जो धार्मिक कानून होते हैं बस ये ही इनके रूल बुक होते हैं. और इसका एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी और ईरान. नेक्स्ट है ओलिगार्की. इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है और ये अमीर लोगों का, वेल्दी लोगों का, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल जो ज्यादा असरदार लोग होते हैं और या फैमिली होती हैं उनका शासन चलता है. कंट्रोल ऑल मेजर नेशनल चॉइसेस. जो भी मेजर इशू होते हैं नेशनल लेवल के उन पे इन्हीं का कंट्रोल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम? गवर्नमेंट्स को पावर कहाँ से मिलती है? द सोर्स ऑफ पावर वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम. पावर का सोर्स अलग अलग होता है इस बात पे डिपेंड कि वो किस प्रकार की गवर्नमेंट है. जैसे डेमोक्रेसी में पावर इज ग्रांटेड बाय सिटीजन्स. पावर लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा दी जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्री इलेक्शंस. जो स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होते हैं उनके माध्यम से. मोनार्की में जिसमें यानी ये किंग और क्वीन होते हैं पावर कम फ्रॉम हेरिडिटरी ट्रेडिशंस. हेरिडिटरी का मतलब पैतृक यानी कि आपके जो फादर हैं उनसे सारी पावर मिलती है. एंड एंसेस्ट्रल रॉयल लाइनेजेस. और जो पूर्वजों से चली आ रहे रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है. वही आपको मतलब पैतृक रूप से ही सारी हेरिडिटरी या अपने एंसेस्टर से ही पूरी पावर पास ऑन हो जाती है. अब है डिक्टेटरशिप. इसमें पावर कोई देता नहीं है. पावर इज टेकन. इसमें ली जाती है एंड केप्ट थ्रू मिलिट्री फोर्स.
मिलिट्री फोर्स के द्वारा या डरा के या पॉलिटिकल प्रेशर बना के पावर छीन ली जाती है। नेक्स्ट है इन थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन राइट। सारी पावर इस चीज से आती है कि जिस व्यक्ति का शासन चल रहा है उसमें उसे दिव्य यानी कि भगवान की तरफ से ये अधिकार प्राप्त है कि वो शासन करे। और सैक्रेड रिलीजियस स्क्रिप्ट और जो धार्मिक किताबें हैं उनके हिसाब से शासन करे। नेक्स्ट है हाउ डज ए कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल। जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो लोगों से इंटरेक्शन कैसे करती है, विचारों का आदान प्रदान कैसे करती है। Governments interact with citizens by enacting, modifying and enforcing national laws. जो भी नेशनल लॉ होते हैं वो बनाकर फिर उनमें को सुधार करना तो वो करके उन्हें लागू करके। कलेक्टिंग टैक्सेस और टैक्स इकट्ठा किया जाता है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो फंड यूज किया जाता है वो इसी टैक्स के पैसे से आता है। और साथ में इसी पैसे का प्रयोग होता है मेंटेन ऑर्डर, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यहाँ ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था। प्रोवाइडिंग इसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज। यूटिलिटीज होता है आवश्यकता की चीजें और प्रोवाइड का मतलब होता है देना। जो परम आवश्यक पब्लिक के उपयोगिता की चीजें होती हैं जैसे स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और साथ में ट्रांजिट लिंक्स जो इधर से उधर चीजों का आदान प्रदान होना, आना जाने के लिए जैसे व्हीकल्स वगैरह यूज होना, ये सब प्रोवाइड की जाती हैं। इंश्योरिंग इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट। और जो भी इंटरनल लॉ होता है इन्फोर्समेंट का मतलब है लागू करना, उसे लागू करना श्योर करते हैं। एंड नेशनल डिफेंस प्रोटेक्शन, और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। इन डेमोक्रेसीज में इंटरेक्शन इंक्लूड्स लिसनिंग टू पब्लिक प्रोटेस्ट। इंटरेक्शन में ये चीजें भी शामिल होती हैं कि अगर पब्लिक जनता किसी चीज को लेके विरोध कर रही है तो उस बात को सुने और लोगों की राय लें, फीडबैक लें और साथ में वोटिंग ऑप्शंस के द्वारा। व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर क्यों करती है। डेमोक्रेसी मैटर्स बिकॉज इट एंश्योर्स दैट पावर रिमेन्स विद ऑर्डिनरी सिटीजन्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में केवल ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि पावर आम लोगों के पास रहे, नॉट जस्ट इलाइट रूलर्स। इलाइट का मतलब है जो अपर क्लास के, बड़ी क्लासेस के, अमीर लोग, प्रभावी लोग होते हैं उनके पास नहीं। इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल सिविल राइट्स। जो लोगों के अधिकार होते हैं उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम। गारंटीज इक्वल स्टैंडिंग अंडर द लॉ। और लॉ के सामने सब इक्वल होते हैं, इस बात की गारंटी मिलती है। एंड होल्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आंसरेबल। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं, मतलब उन्हें जवाब देना होता है अगर कुछ पूछा जाए फॉर देयर मिस्टेक, अगर उन्होंने कोई गलती करी है। थ्रू रेगुलर साइकिल्स ऑफ इलेक्शन। और ऐसा कैसे होता है, जो रेगुलर टाइम पर इलेक्शंस होते हैं जैसे इंडिया में एवरी 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं, तो अगर किसी ने कोई काम गलत किया है, मिस्टेक करी है, तो जनता उसे वोट ही नहीं देती है, तो उसे उसका जवाब मिल जाता है। नाउ बैक क्वेश्चंस, पेज 207 to 208। राइट नेम्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर। आपने इस चैप्टर में जो अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट चुनी है उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस्ड इन द चैप्टर आर डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। इंडिया में किस प्रकार की गवर्नमेंट है एंड वाई इज दैट कोल्ड दैट टाइप। और उसे इस प्रकार की गवर्नमेंट कहा क्यों जाता है। इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है
इट इज कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, इसे डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं बिकॉज द पीपल हैव द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। क्योंकि लोगों के पास पावर है कि वो इलेक्शन के माध्यम से अपने नेताओं को, लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेक लॉज, ये नियम कानून बनाते हैं, एंड गवर्न द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स के बिहाफ पर ये कंट्री पर शासन करते हैं। द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, और जो आखिरकार निर्णय लेने की पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो लोगों के हाथ में होती है। क्योंकि जिस रिप्रेजेंटेटिव का काम अच्छा नहीं लगता, वो जो नहीं करता, तो उसको वोट नहीं मिलते हैं और उसकी पावर सब खत्म हो जाती है। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं और जो लोगों के लोग वोट करते हैं, तो पावर भी लोगों के पास आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू रेड, तुमने पढ़ा, दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, के सभी प्रकार की डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो स्वतंत्र होती है। स्टेट एनी 3 रीजन्स, 3 कोई से भी कारण बताइए व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट, कि जिनकी वजह से आप ये सोचते हो कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। An independent judiciary is important because it protects the fundamental rights and freedom of the citizens. क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो वो लोगों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करती है, और साथ में सिटीजन्स की फ्रीडम, स्वतंत्रता को भी प्रोटेक्ट करती है। इट एंश्योर्स, ये श्योर करती है दैट ऑल लॉज आर फॉलोड फेयरली बाय बोथ द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, के सिटीजन्स भी और गवर्नमेंट भी दोनों ही सभी लॉ को फॉलो करें। इट प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, और साथ में ये पावर के गलत प्रयोग को, मिसयूज को भी रोकती है। एंड प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस टू एवरीवन विदाउट एनी बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात, और बिना किसी पक्षपात के हर किसी को इक्वल जस्टिस यानी कि समान रूप से न्याय देती है, और पावर के मिसयूज को रोकती है। ये 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? क्या आप सोचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट से बेटर होती है? और होती है तो फिर क्यों होती है? डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीजन है, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के पास अपने ही लीडर्स को चुनने का अधिकार होता है। एवरीवन enjoys इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम इन सोसाइटी, हर किसी के पास सोसाइटी में समान अधिकार होते हैं और फ्रीडम होती है। सिटीजन्स हैव बेसिक राइट्स, सिटीजन के पास अपने बेसिक अधिकार होते हैं, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपनी बात कहने का हक, और सब लोगों को अपनी बात को कहने की फ्रीडम भी होती है। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, जवाब देना होता है, टू द पब्लिक, पब्लिक को गवर्नमेंट को जवाब देना होता है। एंड कैन बी चेंज्ड थ्रू इलेक्शंस, और इलेक्शन के माध्यम से उसे चेंज भी किया जा सकता है। इफ इट डज नॉट वर्क फॉर द पीपल्स वेलफेयर, अगर वो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर कहते हैं भलाई, भलाई के लिए काम नहीं करते तो। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, अदर सिस्टम्स कंसंट्रेट पावर इन वन पर्सन,
कि जो दूसरे सिस्टम है उसमें सारी पावर या तो एक आदमी के हाथ में इकट्ठा होती है और ये स्मॉल ग्रुप या छोटा ग्रुप होता उस उनके पास होती है, विच लिमिट्स इक्वलिटी, जिससे कि समानता सीमित हो जाती है, यानी कि समान सब नहीं समान माने जाते। एंड द रोल ऑफ द पीपल इन मेकिंग डिसीजंस, और जो डिसीजन लेने में लोगों का रोल होना चाहिए वो भी लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर सम प्रैक्टिसेस इन ए फ्यू डिफरेंट कंट्रीज, कुछ अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रथाएं हैं। कैन यू मैच द प्रैक्टिस विद द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्या आप इस प्रैक्टिस को किस प्रकार की गवर्नमेंट है उससे मैच कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे सिटीजन्स को बराबर माना जाता है। ऐसा किसमें होता है? डेमोक्रेसी में होता है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू द रिलीजियस लीडर, जो गवर्नमेंट होती है वो हर काम के लिए, हर चीज को, जो भी फैसले लेने होते हैं, रिलीजियस लीडर के पास भेजती है। फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन इट टेक्स, ये ऐसा होता है थियोक्रेसी में। आफ्टर द क्वींस डेथ, क्वीन की डेथ के बाद हर सन बिकेम द न्यू किंग, बेटा राजा बन गया। ऐसा किसमें होता है? मोनार्की में होता है। द रूलर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो शासक है वो किसी भी संविधान का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। ही मेक्स ऑल द डिसीजन एज पर हिज चॉइस, वो सारे फैसले अपनी चॉइस के हिसाब से करता है। ऐसा किसमें होता है? डिक्टेटरशिप में होता है। आप इनके आंसर वैसे समझा दिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके रीजन एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझाए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स लॉ के सामने बराबर होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, एवरीवन हैज द सेम राइट्स, हर किसी के पास सेम राइट्स हैं। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं। एंड इज सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स, और सेम रूल उसे भी फॉलो करने हर किसी को। विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, जिससे कि हर व्यक्ति की फ्रीडम की रक्षा होने में, करने में हेल्प मिलती है। थियोक्रेसी, इन ए थियोक्रेसी द गवर्नमेंट इज गाइडेड बाय रिलीजियस लीडर्स, थियोक्रेसी में सरकार को गाइडेंस मिलती है धार्मिक नेताओं से। एंड डिसीजंस आर ऑफन मेड अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लॉज, और जो धार्मिक लॉ होते हैं उनके हिसाब से ही निर्णय लिए जाते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्ले ए सेंट्रल रोल इन गवर्निंग द कंट्री, देश का शासन चलाने में जो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं वो ही मेन रोल प्ले करती हैं। मोनार्की में, ए मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की ऐसी सरकार होती है वेयर द रूलर्स पोजीशन इज इनहेरिटेड, जहाँ पे रूलर की पोजीशन पैतृक होती है। यूजुअली विद इन ए रॉयल फैमिली, ज़्यादातर एक ही शाही परिवार होता है, वहीं से वो पावर मिलती है। वैन ए मोनार्क डाई, जब कोई राजा की डेथ होती है, द नेक्स्ट इन लाइन, तो उसके आगे जिसकी भी बारी होती है, फ्रॉम द रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली से होना चाहिए, बिकम द न्यू रूलर, वो नया रूलर बन जाता है। अब डिक्टेटरशिप में, इन ए डिक्टेटरशिप वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप होल्ड्स मोस्ट और ऑल ऑफ द पावर, या तो एक आदमी या कुछ छोटा सा ग्रुप होता है उसके पास सारी पावर होती है। एंड मेक डिसीजंस, और वही सारे डिसीजन लेता है विदाउट द इनपुट ऑफ द पीपल, उसमें लोगों की कोई राय नहीं होती। और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज या जो कुछ और ग्रुप होते हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो इज ए लिस्ट ऑफ कंट्रीज, यहाँ कुछ कंट्रीज की लिस्ट दी है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दीज कंट्रीज है, जरा पता लगाइए इन कंट्रीज में किस प्रकार की गवर्नमेंट है। तो चलिए देखते हैं। भूटान में मोनार्की है, यानी कि राजा होते हैं वहाँ। नेपाल में रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ब्राजील में डेमोक्रेसी है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। चलिए इनका जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। भूटान हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की विच मीन्स इट हैज ए किंग, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे किंग होता है। बट द किंग्स पावर्स आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन किंग की पावर को सीमित कर दिया गया है एक संविधान के द्वारा। एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन शेयर द पावर
और कुछ डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पावर को शेयर करती हैं। अब नेपाल का देखते हैं। नेपाल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। नेपाल इज ए रिपब्लिक एंड फॉलोज डेमोक्रेटिक रूल्स, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। इट डज नॉट हैव ए किंग, या राजा नहीं है। एंड द लीडर्स आर चोजन बाय द पीपल, और नेताओं को लोगों के द्वारा चुना जाता है थ्रू रेगुलर इलेक्शंस। बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर सिटीजन्स वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ की नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीडर को चुनने के लिए वोट डालते हैं। एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और लोगों को जवाब देने के लिए सरकार रेस्पॉन्सिबल होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी है। साउथ अफ्रीका हैज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम विद रेगुलर इलेक्शंस। वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, नियमित इलेक्शन होते हैं, मतलब जो भी उनका पीरियड है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो सरकार बनाते हैं। हु मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो लोगों के बिहाफ पर लॉ बनाते हैं। ब्राजील में डेमोक्रेसी है। ब्राजील इज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेगर पीपल इलेक्ट द लीडर, जहां लोग अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, एंड दोज लीडर्स रिमेन अकाउंटेबल टू द वोटर्स, और ये लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें जवाब देना होता है अपने वोटर्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर पॉसिबल हर्डल्स? हर्डल्स का मतलब बाधाएं। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन सी बाधाएं होती हैं? इन अचीविंग इट्स वैल्यूज एंड आइडियल्स, वैल्यूज को और आदर्शों को अचीव करने में डेमोक्रेसी के में कौन सी संभावित बाधाएं आती हैं? हाउ कैन दे बी ओवरकम, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? डेमोक्रेसी एम्स टू प्रोटेक्ट इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इक्वलिटी की रक्षा करती है, फ्रीडम की एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन, और सभी सिटीजन ठीक रहें इस बात की भी। हाउएवर, फिर भी इट फेसेस सेवरल हर्डल्स, इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दैट कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम अचीविंग दीज आइडियल्स, जो कि इसे इन आइडियल्स को अचीव करने से रोक सकते हैं। क्या है ये हर्डल्स? सम मेजर चैलेंजेस हर्डल्स प्रॉब्लम्स इंक्लूड करप्शन, भ्रष्टाचार, लार्ज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीबों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होना, एंड सिचुएशंस, और ऐसी सिचुएशन आ जाना वेगर ए स्मॉल नंबर ऑफ पावरफुल पीपल इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जहाँ की जो बहुत ही पावरफुल लोगों का थोड़े से लोग हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उन्हें प्रभावित कर देते हैं। डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी वीकेंड, डेमोक्रेसी इससे भी वीक हो सकती है व्हेन इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड, जब किसी भी सूचना को कंट्रोल कर लिया जाए या उसमें हेर फेर की जाए, और व्हेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज रिड्यूस्ड, और या फिर जब जुडिशरी की यानी कि न्यायपालिका की आज़ादी को, फ्रीडम को कम कर दिया जाए। अब इनको हल कैसे किया जा सकता है? टू ओवरकम दी चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, अर्थात इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिटीजन्स मस्ट रिमेन अलर्ट, सिटीजन्स को अलर्ट होना चाहिए, एंड अवेयर ऑफ हाउ देयर गवर्नमेंट वर्क्स, और इस बात के प्रति अवेयर यानी कि जागरूक होना चाहिए कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। पीपल नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगर अनफेयर का मतलब अनुचित, अगर कुछ अनुचित किया जा रहा है उस पर सवाल उठाएं। सो दैट डेमोक्रेटिक वैल्यूज रिमेन स्ट्रॉन्ग, ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रॉन्ग बने। अब ये कोर डिफरेंसेस है एक्सरसाइज, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समराइज किया है एक ही जगह पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तीन को कंपेयर किया है, डेमोक्रेसी को, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। इनमें सोर्स ऑफ पावर क्या होता है? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, लोग चुनाव करते हैं। मोनार्की में इनहेरिटेड बाय बर्थ राइट, जन्म से ही आपको शासन करने का अधिकार मिल जाता है, जैसे आप बड़े होते हैं
पावर आपको मिल जाती है। डिक्टेटरशिप में बाय फोर्स या कुछ झगड़ा फसाद करके पावर को जबरदस्ती छीन लिया जाता है। अब डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है भाई? फैसले कौन करेगा? कौन होता है डिसीजन मेकर? जो डेमोक्रेसी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लीडर होते हैं, चोजन बाय द पब्लिक, जिन्हें कि पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, वो सारे फैसले करते हैं। जो मोनार्की होती है उसमें किंग, क्वीन और या फिर रॉयल काउंसिल होती है, कुछ शाही परिवार के ही मंत्री होते हैं, तो वो करते हैं, वो फैसले लेते हैं। इसमें एक सिंगल ऑटोक्रेट होता है यानी एक तानाशाह होता है, और एक स्मॉल मिलिट्री जनता या मिलिट्री के लोगों का एक ग्रुप होता है, बस वही सारे फैसले लेते हैं। नेक्स्ट है सिटीजन के राइट्स। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा होते हैं। फ्रीडम्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबको अपने अपने अधिकार मिलते हैं, आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। मोनार्की में अलग अलग होती है। लिमिटेड बाय रॉयल डिक्री, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश, मतलब राजा लोग जितना फ्रीडम देना चाहते हैं उतना वो दे सकते हैं, उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और डिक्टेटरशिप में बहुत कम होती है। राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड, जो अधिकार होते हैं लोगों के वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत कम कर दिए जाते हैं, और एंटायरली डिनाइड या बिल्कुल ही खत्म कर दिए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी होती है? आंसरेबिलिटी, मतलब आप किससे पूछेंगे सवाल का कुछ गलत हो रहा है तो। जो डेमोक्रेसी में लीडर्स होते हैं कैन बी वोटेड आउट इफ दे अंडर परफॉर्म। अंडर परफॉर्म का मतलब होता है अगर वो जैसी उनसे उम्मीद थी वैसा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलता, वो हार जाते हैं, तो उनकी पावर खत्म हो गई। रूलर इज नॉट लीगली आंसरेबल टू द पब्लिक। जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होती हैं, वो पब्लिक को कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते। रूलर आंसर्स टू नो वन। डिक्टेटरशिप में कोई किसी को जवाब नहीं देना है। एंड क्रशेज अपोजिशन, कोई विरोध करे तो उसको कुचल दिया जाता है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आफ्टर द क्वींस डेथ, क्वीन की डेथ के बाद हर सन बिकेम न्यू किंग, उसका बेटा नया राजा बन गया। किसमें होता है ये? मोनार्की में। ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, सारे सिटीजन लॉ के सामने बराबर होते हैं, बराबर समानता का व्यवहार किया जाता है। एंड चूज देयर लीडर्स, और वो अपने लीडर को चुनते हैं। ये होता है डेमोक्रेसी में। द गवर्नमेंट रेफर्स टू अ रिलीजियस लीडर फॉर एवरी सिंगल पॉलिसी डिसीजन इट टेक्स। गवर्नमेंट जो भी एक एक जितने भी पॉलिसी के फैसले लिए जाते हैं वो सारे के सारे रिलीजियस लीडर के पास होते हैं, उनके पास भेज देती है सरकार। ये थियोक्रेसी में होता है। द रूलर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, रूलर किसी भी संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। एंड रूल्स विद एब्सोल्यूट फोर्स, और वो पूरी पावर के साथ रूल करता है। ऐसा होता है डिक्टेटरशिप में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख के बताइए। थैंक यू।